हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्जाम एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाली हूँ क्लास 11 का एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका मैं मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो रिपीटेड है क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर का है। पता है आप लोग को ये क्वेश्चंस कौन सा ईयर का है? तो 2023, 22 और 24 का मैं लेके आ चुकी हूँ क्वेश्चंस को, जो बहुत ही बार रिपीट हो सकता है। तो एक भी क्वेश्चंस को मिस ना करें, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस आता है पीछे ईयर का, मतलब पिछले साल का क्वेश्चंस ज़्यादातर रिपीट होता है। तो दोस्तों, अभी चल रहा है 2025, क्या चल रहा है 2025, उसके बाद था 2024 और उसके बाद था 2023। तो आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 24 से भी पूछा जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 5 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 से 8-10 उस तरह से। और 23 का आप लोग का कितना पूछा जाएगा, उसी तरह 15 से 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान के चलिए इतने क्वेश्चंस अगर आप लोगों का पीछे ईयर का पूछा जाएगा तो कितना आप लोग का मार्क्स आएगा और नंबर आएगा, ला सकते हैं आप लोग ज़रूर। तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक, क्योंकि अगर आपने मिस किया तो आप लोगों का नंबर कट सकता है। क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे इस क्वेश्चंस को तो आप लोगों का कैसे नंबर आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चंस को ज़रूर देख लें। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस और रिपीटेड क्वेश्चंस है, ज़रूर इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है क्या नहीं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर पहला आप लोग का दिया रहेगा कि एक अपठित गद्यांश दिया रहेगा। इस तरह से ज़्यादातर रिपीट होता है प्रीवियस ईयर का। तो ये प्रीवियस ईयर का एक क्या चार में आप लोगों के लिए अपठित गद्यांश को लेके आई हूँ। इसे पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका क्वेश्चंस का उत्तर देना है। देखिए किस तरह से है, ये पूरा गद्यांश आप लोगों को पढ़ना है। देखिए पढ़ लेते हैं। गद्यांश सारा नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि बहुत ही टाइम जाएगा, इसीलिए मैं एक ही गद्यांश को पढ़ती हूँ फटाफट। देखिए, साहित्य जीवन को देखने की एक दृष्टि है। जिस परम तत्व को एक योगी अपनी योगिक क्रियाओं से तथा दार्शनिक अपने चिंतन से प्राप्त करता है, साहित्यकार अपनी साहित्य की गहन साधना के द्वारा उस तत्व को प्राप्त कर लेता है। यही नहीं, साहित्य की अध्येता भी उससे साहित्य को भी भली प्रकार पढ़कर उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। इस तरह का साहित्य ही मनुष्यता का निर्माण भी करता है। इस तरह से पूरा गद्यांश को आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चंस का उत्तर देना है। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार साहित्य है। गद्यांश के अनुसार साहित्य क्या है? तो एक गहन साधना है। क्या है? गहन साधना। 2 मिनट इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ क्योंकि छोटा लग रहा होगा। उसके बाद देखिए, तो क्या है? गहन साधना है। ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट कर देना है। ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट करना है। सही उत्तर हो जाएगा गहन साधना। देखिए दूसरा नंबर गद्यांश से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है? सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? तो क्या है? साहित्य है। इसका शीर्षक क्या रहेगा? साहित्य। ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट करना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश के आधार पर बताइए कि कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? तो साहित्य मनुष्यता का निर्माण और विनाश करता है, यह गलत है कथन। तो ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4 नंबर, साहित्य का अध्येता से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? तो है पाठक का तात्पर्य। ऑप्शन नंबर, आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कीजिएगा। इसी तरह से गद्यांश आता है तो ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ के क्वेश्चंस का उत्तर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट मैं गद्यांश लेके आ चुकी हूँ, इसे भी ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के। उसके बाद देखिए इससे पूछा जाने वाला प्रश्नों को।
प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दें। रिपीटेड हो सकता है, एक भी गद्यांश या फिर एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, अंत तक वीडियो को देख लें ताकि आप लोगों का ही भलाई हो। इसीलिए प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो शिक्षा का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। शिक्षा अब तक जारी रहती है। अब तक नहीं, शिक्षा कब तक जारी रहता है? तो रहता है जीवन भर या जीवन पर्यंत। देखिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। जीवन की तुलना किससे की गई है? जीवन की तुलना किससे की गई है? तो नदी से की गई है जीवन की तुलना। ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? सृजनशील बनाना। सृजनशील बनाना, ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट कीजिएगा। देखिए उसके बाद देखिए तीसरा हो चुका है और 5 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। जीवत शब्द का क्या अर्थ होता है? तो जीवन से भरा होना, जीवन से भरा होना इसका अर्थ होता है। किसका? जीवत का। ऑप्शन नंबर 2 को करेक्ट कीजिए। अब देखिए तीसरा नंबर गद्यांश। गद्यांश को ध्यान से पढ़ के उसका उत्तर देना है। भारतीय संस्कृति वधुषा को क्या मानने में विश्वास रखती है? तो क्या विश्वास रखती है मानने में? तो रखती है कुटुंब। मतलब क्या होता है? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। भारतीय संस्कृति का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्कृति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कुटुंब है। ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए, ईश्वर की भक्ति में किस तत्व का होना आवश्यक है? तो श्रद्धा का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट कीजिएगा। भारतीय संस्कृति जीवन का लक्ष्य क्या मानती है? भारतीय संस्कृति जीवन का लक्ष्य क्या मानती है? तो आनंद मानती है, खुशी होती है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? या फिर क्या देख सकते हैं? क्या दे सकते हैं? तो दे सकते हैं 2 मिनट, देख सकते हैं आप भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद चौथा नंबर गद्यांश को देखिए, साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। इस तरह से पूरा गद्यांश को पढ़ लीजिए। उसके बाद इसका क्वेश्चन को देखिए। साहित्य की दीवार किसी नींव पर खड़ी होती है? तो जीवन की नींव पर। जीवन की नींव पर। जीवन अगमय है क्योंकि वह क्या है? क्योंकि वह परमात्मा की सृष्टि है। क्योंकि वह परमात्मा की सृष्टि है। ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है आनंद। चारों का चारों हमने एक गद्यांश आप लोगों को बता दिया है, तो इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के इसका उत्तर देख भी लिए आप लोग। अब देखिए ये आप लोग का है, ये व्याकरण है। तो व्याकरण को भी बहुत ही ध्यान से देखें, क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चंस को, टेलीविज़न का रजत जयंती कब मनाई गई? कब मनाई गई? तो 1984 को मनाई गई। ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद है, भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है? तो कितनी भाषाओं में? तो 24 भाषाओं में प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम क्या है? तो इंटरनेट है। इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और फटाफट हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह से आप लोगों का वीडियो आते रहेगा, हर एक क्लास का हर एक क्वेश्चंस।
महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, वायरल क्वेश्चंस और रिपीटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आते रहेगा, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम क्या है? इंटरनेट है। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? मनोरंजन का होता है। ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव। ऑप्शन नंबर 2 को करेक्ट कीजिएगा। आलेख एक विधा है। आलेख क्या है? एक विधा है। तो गद्य लेखन की। उसके बाद संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना डिकोडिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो मास कम्युनिकेशन का प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है? तो भाई को पत्र लिखना औपचारिक पत्र नहीं है। फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? फीचर के लिए तो रूपक का प्रयुक्त होता है। उसके बाद देखिए, प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो रिपोर्ट का हिंदी का है रिपोर्ट। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? सभी लोगों का मार्गदर्शन कराना, मनोरंजन करना, सूचना देना और शिक्षित करना। सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो बंगाल गजट था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है? तो यह है एक समूह संचार। ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट कीजिएगा। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो जिज्ञासा है, पूछताछ करना मूल तत्व है। उसके बाद देखिए, संपादक के नाम पत्र स्तंभ प्राप्त समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है? संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए, आ चुका है आप लोग का बुक का पाठ्य पुस्तक से प्रश्न। पहला चैप्टर आप लोग का हम तो एक एक करी जाना, कबीरदास द्वारा लिखा गया पद। देखिए क्वेश्चन है, पहले इसको पद को पढ़ लेना है, उसके बाद क्वेश्चंस का उत्तर देना है। पद को आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस क्या पूछा गया है देखिए, इन पंक्तियों के कवि कौन है? ये जो पंक्ति दिया हुआ है उनके कवि कौन है? तो कबीर है। ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद है, कबीर संसार में किस एक को मानते हैं? किसको मानते हैं? तो ईश्वर को मानते हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ काटे अग्नि न काटे कोई में कौन सा अलंकार है? उदाहरण का अलंकार है। उदाहरण में अलंकार है। दूसरा कुछ और क्वेश्चंस दिया हुआ है इसमें। कबीर भक्ति काल के डैश धारा के कवि थे। कबीर भक्ति काल के कौन से धारा के कवि थे बताना है इसमें। तो निर्गुण धारा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कीजिएगा, निर्गुण। उसके बाद है, वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है? वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है? तो काशी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 में हुआ था। 1398 में हुआ था। कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति किससे
संभव है? तो सहज भक्ति द्वारा संभव है ईश्वर की प्राप्ति होना। कबीर के अनुसार लकड़ी को काटा जा सकता है, परंतु उसकी अग्नि को उससे अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शरीर नष्ट हो जाता है। कबीर हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहता है कि डैश करते हैं। क्या करते हैं इसमें आप लोग को बताना है। पत्थर की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। एक खाग गड़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। इस पंक्ति में खाग और कोहरा शब्द में कौन सा अलंकार है बताना है। यह है रूपकाती संयोजित अलंकार है। उसके बाद दोजक शब्द का क्या अर्थ है? दोजक शब्द का क्या अर्थ है? तो नरक। दोजक का शब्द नरक, ये आज एकदम आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए जैसे ना भूले उस तरह से। दोजक शब्द का क्या अर्थ है? नरक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। मसी कागद छुओ नहीं, कमल गही नहीं हाथ। पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कबीरदास। कौन है? कबीरदास है। कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल की किस धारा के प्रतिनिधि कवि थे? तो ज्ञानाश्री कवि थे। कबीर के दोनों पद उनकी रचना बीजक के किस खंड से उद्धृत है? तो सवद से है। कबीर की भाषा क्या है? तो सदुककड़ी है कबीर की भाषा। कबीर किस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो संत का काव्य निर्गुण धारा के कवि है कबीर। कबीर को बानी का डायरेक्टर किसने कहा? कबीर को बानी का डायरेक्टर किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2025 में पूछा जा सकता है, इसीलिए इसे याद कर ले, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसे बाड़ी काष्ठी काटे अग्नि न काटे, कोई पंक्ति में अग्नि किसका प्रतीक है? तो आत्मा का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ नीचे दूसरा चैप्टर है आप लोगों का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जी साहब, इनकी क्या है? कविता का कवित्री कौन है? मीराबाई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई। छाड़ी दही कुल की कहानी कहाँ करी कोई, संत ढीग बैठी लोक लाज होई। इस तरह से आप लोग का कुछ कविता से डायरेक्ट उठा के छप जा सकता है, इसीलिए प्रीवियस ईयर का है, इसे भी देख लें एकदम और याद कर लें। प्रस्तुत काव्य के रचयिता कौन है? तो क्या है? मीराबाई है। ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट कीजिएगा, मीराबाई। गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कृष्ण के लिए किया गया है गोपाल शब्द का प्रयोग। कुल की कहानी का अर्थ क्या है? परिवार की मर्यादा कुल की कहानी कहा जाता है, उसका अर्थ होता है कुल की कहानी। मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है? तो कृष्ण को स्वीकार किया है। ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए कुछ और क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? तो संप्रीता पत्नी के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मीरा के पद किस
किसके द्वारा संकलित संपादित है? किसके द्वारा? नरोत्तम दास स्वामी के द्वारा संकलित है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तारो अब मोही में तारो शब्द का क्या अर्थ होता है? तारो का शब्द क्या होता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ये भी इस बार 2025 में आ सकता है, तो इससे भी याद कर लें। तारो अब मोही में तारो शब्द का क्या अर्थ है? तो उद्धार करना इसका अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट उत्तर होगा। मीराबाई ने अपना पति किससे स्वीकार किया? तो श्री कृष्ण को स्वीकार किया। ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कीजिएगा। मीरा के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है? मीरा के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है? सत्संग है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चली गई? तो द्वारिका चली गई। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर होगा। मीरा की कविता में किसकी गंभीर अभिव्यंजना है? तो प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कुल की कहानी में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मीरा भक्तिकाल की किस धारा की कवित्री है? किस धारा की कवित्री है? सगुन धारा की। और कबीर कौन सी धारा की? कबीर कौन सी धारा की कवि है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मीरा कृष्ण को क्या मानती थी? क्या मानती थी मीरा कृष्ण को? अपना पति और अपना आराध्य दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मीरा के गुरु कौन माने जाते हैं? मीरा के गुरु कौन थे? तो कवि रैदास थे। मीरा के काव्य की भाषा मुख्यतः क्या थी? मुख्यतः क्या थी? राजस्थानी थी। ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट होगा। मीरा के श्री कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम को दर्शाता है? कृष्ण को पति मानना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट कीजिएगा। मीरा के पद 1 में प्रेम बेली में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। मीरा ने अपने प्रेम बेली से कौन से फल की प्राप्ति कामना व्यक्त की है? तो आनंद फल की प्राप्ति को व्यक्त की है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आप लोग का घर की याद। ये जो कविता लिखा है उनका लेखक कौन है? लेखिका कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। ये कविता का छोटा सा एक टुकड़ा दिया जाएगा, आप लोग का देख लीजिए। इस तरह से आप लोग को इसको पढ़ना है कविता को। उसके बाद इसका सवाल को देखते हैं। चलिए, इन पंक्तियों के कवि कौन है? कवि कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इसका क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चंस देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और फटाफट लाइक कर दें हमारे वीडियो को। कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चैप्टर का चाहिए और कौन से सब्जेक्ट और कौन से क्लास का चाहिए, ज़रूर बताएं आप लोग कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद।